हाय एवरीवन। सो एज प्रॉमिस्ड आज हम GS1 के मॉडर्न हिस्ट्री के PYQs का एनालिसिस करेंगे। ये सीरीज़ भी हमें बहुत जल्दी स्टार्ट करनी है। तो इसमें पहले मैं आपको PYQ दिखाऊंगी फ्रॉम 2013 टू 2023। ठीक है, मेजर थीम्स हम कैप्चर करेंगे, फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम मेंस के लिए कंप्लीट करेंगे। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, इसमें है आपका सिलेबस पॉइंटर, पहले मैं रीड कर रही हूँ। मिड 18th सेंचुरी प्रेजेंट सिग्निफिकेंट इवेंट्स, मतलब मिड 18th सेंचुरी से लेके प्रेजेंट टाइम्स तक का पढ़ोगे, उसमें सिग्निफिकेंट इवेंट्स क्या है वो देखोगे। पर्सनालिटीज, इश्यूज, ओके। फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत सारे स्टेजेस देखोगे, इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ 2013। इसमें 3 क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। वेटेज देखो 10 मार्क्स ईच है, तो 30 मार्क्स का वेटेज है मॉडर्न हिस्ट्री का GS1 के सिलेबस में उस टाइम पे। अब इसमें जो थीम्स कैप्चर किए गए हैं वो है पर्सनालिटी, मूवमेंट्स एंड वुमेन, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन मेनी वेज लॉर्ड डलहौजी वाज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न इंडिया, इलैबोरेट। अब जो भी आपने लॉर्ड डलहौजी के कॉन्ट्रीब्यूशंस पढ़ रखे होंगे, आपने उसके बेसिस पे आंसर लिखना है, ठीक है। अब 10 मार्कर है, तो या तो मेजर थीम्स में से 10 पॉइंट्स निकाल लो, या बाइफिकेट कर लो, तीन या मेजर जो भी 2-3 थीम्स आपको पता हो उसमें से 3-3 पॉइंट लिख लो, ठीक है। नेक्स्ट है, सेवरल फॉरेनर्स मेड इंडिया देयर होमलैंड एंड पार्टिसिपेटेड इन वेरियस मूवमेंट्स, एनालाइज देयर रोल इन इंडियन स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। अब इसमें देखो मोस्टली आपने बहुत सारे ऐसे फॉरेनर्स के बारे में पढ़ा है जिन्होंने हमारे यहाँ पे मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट किया है, ठीक है। इसमें से एक प्रोमिनेंट एग्जाम्पल बता देती हूँ मैं आपको, एनी बेसेंट का एग्जाम्पल है। ऐसे 3-4 जो भी आपको फॉरेनर्स के नेम पता है वो लिखो, उन सब में 3-3 4-4 पॉइंट्स लिख लो, 10 मार्कर बन जाएगा आराम से। देन defying the barriers of age, gender, and religion, the Indian women became the torch bearer during the struggle for freedom in India. Discuss. अब देखो इसमें आपने बहुत सारे मूवमेंट्स पढ़े हैं, जैसे कि क्विट इंडिया मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड स्वदेशी मूवमेंट, ठीक है। देयर आर मेनी मोर टू काउंट। आप इन सब एग्जाम्पल्स का यूज करके, मतलब इन मूवमेंट्स का एज अ एग्जाम्पल यूज करके, इनमें प्रोमिनेंट जो भी विमेन इन्वॉल्व थी उनके बारे में लिखो, और उसमें 3-3 4-4 पॉइंट्स लिख लो, ठीक है। ये 10 मार्कर है, 2 पेज मिलेंगे। तो अगर 4 विमेन का नेम लोगे तो भी लिख लो, या फिर विमेन का नेम नहीं ले रहे हो, मूवमेंट वाइज लिख रहे हो, तो हर मूवमेंट में जो जो मेजर नेम्स आपको पता है वो लिख लो, ठीक है। तो इसमें उनका कॉन्ट्रीब्यूशन डाल देना। देन इसमें देखो एक चीज पे ध्यान देना आप, इसमें एज, जेंडर और रिलीजन के बारे में शुरू में बोला है कि इन बेरियर्स को हटाते हुए इंडियन वुमेन जो है टॉर्च बेयरर थी। तो आप ना कोशिश करना डिफरेंट रिलीजन की वुमेन के बारे में लिखो, डिफरेंट एज ग्रुप की, ठीक है। तो इससे ज्यादा अच्छा जो आंसर निकल कर आएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं 2014 में, देर आर 3 क्वेश्चंस अगेन। इसमें जो थीम्स है वो है इवेंट, पॉलिसीज, देन अगेन इवेंट, और 10-10 मार्कर ईच है। अगेन इसमें भी 30 मार्क्स का वेटेज है, ठीक है। पहला क्वेश्चन, इन व्हाट वेज डिड द नेवल म्यूटिनी प्रूव टू बी द लास्ट नेल इन द कॉफिन ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल एस्पिरेशंस इन इंडिया। देखो आज आप सब ना नेवल म्यूटिनी के बारे में पढ़ते हो मॉडर्न हिस्ट्री में, तो इसमें बोला गया है ये क्यों लास्ट नेल थी इन द कॉफिन ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल एस्पिरेशंस इन इंडिया। तो इसके बारे में लिखोगे। अब देखो 10 मार्कर है, तो 2 में बाइफिकेट करना, पहले पार्ट में ना इसको एक्सप्लेन करना, फिर सेकंड पार्ट में 5 मार्कर एक और, मतलब 5 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा कि 5 पॉइंट इसमें, 5 पॉइंट इसमें। इसमें आप नेवल म्यूटनी क्यों एक तरीके से लास्ट नेल थी कॉफिन में वो लिख देना। फिर 2014 का नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जामिन क्रिटिकली द वेरियस फेसेट्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया फ्रॉम मिड 18th सेंचुरी टिल इंडिपेंडेंस। तो देखो इसमें ना टेम्पोरल बेसिस पे आंसर चल रहा है, आपको टाइम पीरियड क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मिड 18th सेंचुरी से इंडिपेंडेंस तक लिखना है। मिड 18th मीन्स 1750 से लेके 1947 तक का टाइम पीरियड आपको दिया है उन्होंने क्वेश्चन में। इसमें आपको बहुत सारी इकोनॉमिक पॉलिसीज जो है लिखनी है कि कैसे ये जो थी ना, मतलब क्रिटिकली एग्जामिन करो इनको कि कैसे इन्होंने हमारी जो पॉलिसीज थी, ठीक है, क्रिटिकली एग्जामिन द वेरियस फेसेट्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया, तो उनकी पॉलिसीज के बारे में लिखोगे। तो 1700s में, मतलब 1750s में जो मेजर डेवलपमेंट हुए, देखो टेम्पोरल बेसिस पे आंसर लिख रहे हो, तो 1750s में से एक एग्जाम्पल लिखना, फिर 1800 में से लिखना। 10 मार्कर है, 5 पॉइंट्स आई थिंक इनफ होंगे विद एग्जाम्पल अगर आप लिखते हो। फिर 1850s में से लिख देना, 1900s में से लिखना, 1950s वाली जो टाइम पीरियड है 1947 वाली उसमें से लिखना, या तो 5 पॉइंट्स ऐसे बन जाएंगे, या अगर आपको स्पेसिफिक एग्जांपल्स पता है तो उसमें से लिख देना, ठीक है। इसमें एक चीज जरूर मेंशन करना, बंगाल फेमाइन, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेजर इवेंट है, इसके बारे में जरूर लिखना इसमें। देन
थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वाज fought in 1761. Why were so many empire shaking battles fought at पानीपत? ठीक है, अब देखो इसमें इन्होंने रेफरेंस दिया है लेकिन पूछा पानीपत के बारे में कि सारे बैटल्स यहाँ पे क्यों हैं बहुत सारे। तो इवेंट के बारे में है, 10 मार्कर है। इवेंट से ज्यादा आई मस्ट सही प्लेस के बारे में, स्ट्रैटेजिक लोकेशन के बारे में। तो पहले आप थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे दो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत का इंट्रो पॉइंट में, क्योंकि आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन करके दिया है। उसके बाद आप रीजंस लिखो कि क्यों पानीपत ना एक फर्टाइल ग्राउंड था, ठीक है, इस चीज के लिए कि बैटल्स यहाँ पे हो रहे हैं। तो मेजर मतलब 6-7 मेजर पॉइंट्स तो इसमें लिख ही देना। एग्जाम्पल चाहो तो लिख देना कौन कौन से बैटल्स आपको याद आ रहे हैं जो वहां पे हुए थे। देन 2015-10 में आपको दो क्वेश्चंस मिले हैं, एक आपका 12.5 मार्कर, दूसरा भी 12.5 मार्कर। तो ये ऑलमोस्ट 25 मार्क्स का वेटेज रखा उस साल। इसमें पॉलिसीज पे क्वेश्चन है, पर्सनालिटी पे क्वेश्चन है। देखो पहला क्वेश्चन, इट वुड हैव बीन डिफिकल्ट फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली to complete its historic task of drafting the constitution for independent India in just 3 years, but for the experience gained with the Government of India Act 1935 discuss। देखो क्वेश्चन ना थोड़ा सा लेंदी है, बट क्वेश्चन को अपने लिए एक बार ब्रेक डाउन करो, ठीक है, ब्रेक डाउन करके दिखाती हूँ मैं आपको। इन्होंने बोला असेंबली के लिए ये चीज डिफिकल्ट होती कि ये कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट कर पाते 3 साल के अंदर, बट फॉर द एक्सपीरियंस गेन्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा 1935 के। अब देखो इसमें दो चीजें कनेक्ट हुई हैं, एक ये कनेक्ट हुआ कि असेंबली के लिए टास्क डिफिकल्ट था 3 साल में कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना। दूसरी चीज ये कि इन्होंने क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 का जो एक्ट था उसका एक्सपीरियंस यूज किया, तो थोड़ा सा काम आसान हो गया डिस्कस। अब देखो इसमें एक पार्ट में तो क्या करो, ब्रेक डाउन करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो चीजें इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाने में ली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से, ठीक है, वो लिखो। दूसरी चीज असेंबली बनाने में जो प्रोसीजर यूज किया गया या जो टाइम पीरियड लगा या जो भी मतलब इनका काम जैसे जैसे हुआ वो आप स्टेजेस लिख दो। तो दोनों चीजें कंबाइन करके आंसर बन जाएगा। 12.5 मार्क करा तो एक पेज इसको डिवोट कर दो, एक पेज इसको डिवोट कर दो। देन नेक्स्ट देखिए, ये 2015 का ही पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चन है। how different would have been the achievement of Indian independence without महात्मा गांधी डिस्कस। अब देखो इसमें महात्मा गांधी के अचीवमेंट पे क्वेश्चन पूछा गया है कि क्यों, मतलब अगर ये पार्टिसिपेट नहीं करते तो क्या अलग होता इंडियन इंडिपेंडेंस में। तो मोस्टली आप इनके कंट्रीब्यूशन पे ध्यान दोगे यहाँ पे कि जो चीजें इन्होंने करी है ना, जो भी मूवमेंट्स इन्होंने किए हैं। देखो 1915 के बाद से 1947 तक का टाइम पीरियड इनको डिवोट करा जाता है, इनका गांधीयन फेज हम पढ़ते हैं इसमें। तो आप क्या करोगे, इनके फेज में से जो मेजर मूवमेंट्स है ना वो लिख दो, इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस लिख दो। फिर ये लिखो कि ये सब चीजें इन्होंने करी, ये सब चीजें नहीं हो पाती अगर ये इन्वॉल्व नहीं होते। और साथ में इन मतलब जिसके खिलाफ ये थे ना, जो जो चीजें इनको पसंद नहीं थी वो भी आप इसमें लिखो कि इन चीजों को एक तरीके से लेवरेज मिल जाता करने का, क्योंकि इन्होंने वो चीजें कंट्रोल की। अगर ये नहीं होते तो वो कंट्रोल नहीं होती। देखो जैसे रेवोल्यूशनरी फेज है वो एक्सटेंड हो जाता अगर ये नहीं होते तो, ठीक है। फिर एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी के बारे में लिख सकते हो कि वो भी बहुत जल्दी खत्म हो गई थी, लेकिन अगर ये होते तो एक्सट्रीमिस्ट फेज भी प्रोलॉन्ग चलता काफी। फिर सुभाष चंद्र बोस और इनके डिफरेंसेस लिखो कि क्योंकि सुभाष चंद्र बोस इनके रिस्पेक्ट करते थे तो उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी को थोड़ा सा सीमित रखा हुआ था, ठीक है, लिमिट में रखा हुआ था, वरना वो भी एक तरीके से इसको ओपनली बढ़ाने की कोशिश करते। नेहरू का आइडिया भी लिखो, ठीक है, इनको नेहरू को कंपेयर करो, अंबेडकर के साथ इनका कंपैरिजन करो। मतलब देखो दो चीजों में चल सकते हो आप इस आंसर में, या तो आप आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस पे लिख लो कि इनका और बाकी लोगों का आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे तो उस पर डिफर करता, या आप मूवमेंट वाइज मूवमेंट में जो अप्रोच यूज करी गई है उस पर डिफर करा लो, ठीक है। तो वेरियस एग्जाम्पल्स आप इसमें कर सकते हो, हर किसी का वे ऑफ राइटिंग अलग होगा इसमें। 2016 के क्वेश्चन देखिए, अगेन 3 क्वेश्चंस हैं, मतलब एस्टिमेट वही 2 से 3 क्वेश्चंस का चलेगा मॉडर्न हिस्ट्री में, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन कंपैरिजन पे है पर्सनालिटी के 12.5 मार्कर, एक विमेन पे है, फिर एक इवेंट पे है। पहला क्वेश्चन देखिए, हाईलाइट द डिफरेंसेस इन द अप्रोच ऑफ सुभाष चंद्र बोस एंड महात्मा गांधी इन द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। देखो मैंने पिछले क्वेश्चन में ही आपको इसके बारे में बता दिया, इनके आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस आपको लिखने हैं कि क्या फर्क था इनके अप्रोच में फ्रीडम को लेके। इसमें आप इंस्टांसेस भी कोट कर सकते हो, ठीक है, आप इसमें इनकी आइडियोलॉजी का फर्क भी कोट कर सकते हो, इसमें आप इनका जो मूवमेंट्स थे, जो जिसने जहां पे लीड करा उसके बारे में भी लिख सकते हो। और आई थिंक जो भी लिखोगे उसमें एक सपोर्टिंग एग्जाम्पल जरूर लिखना, फाइन। जैसे एक इंस्टांस में आपको बताती हूँ, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई, ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ना महात्मा गांधी का जो टेक था
वो ये था कि आप ना सपोर्ट करो ब्रिटिशर्स को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, और उससे हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि हमें ना डोमिनियन स्टेटस मिल जाएगा वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद, और हमें अपनी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की पावर मिल जाएगी। लेकिन सुभाष चंद्र बोस का इंस्टांस ये था कि हमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर का ना फायदा उठाना चाहिए, और हमें इस टाइम पे ब्रिटिशर्स कमजोर हैं तो उनके ऊपर ना हमला कर देना चाहिए, या उनसे एक तरीके से हमें यहाँ पे भी वॉर छेड़ देनी चाहिए, या अपनी आर्म्ड स्ट्रगल हमें करनी चाहिए, जिससे कि क्या होगा, ये वीक है, ये रिटेलिएट नहीं कर पाएंगे और हमारी इंडिपेंडेंस हमें मिल जाएगी। तो आप इस तरीके से जो है छोटे छोटे इंस्टांसेस लिख सकते हैं। देन डिस्कस द रोल ऑफ विमेन इन द फ्रीडम स्ट्रगल स्पेशली ड्यूरिंग द गांधीयन फेज। अब देखो रेपिटेशन एक तरीके से पिछले क्वेश्चन का, कि वहां पे भी विमेन के बारे में पूछा था, यहाँ पे बस फेज मेंशन कर दिया है कि विमेन का रोल बता दो गांधीयन फेज में। तो आप 1915 से लेके लिखना चालू कर दो, टाइम पीरियड आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, तो अलग अलग मूवमेंट लिख लो कि भाई सीडीएम में क्या था, एनसीएम में क्या था, क्विट इंडिया मूवमेंट में क्या था, स्वदेशी मूवमेंट। देखो स्वदेशी मत लिखना क्योंकि ये 1905 वाला मूवमेंट हो जाएगा, 1905 से 6 वाला, क्योंकि 1905 में पार्टीशन हुआ, 1906 में स्वदेशी हो गया था, तो वहां पे ये फिक्स नहीं होगा। आप क्विट इंडिया, ठीक है, सीडीएम, एनसीएम, सॉल्ट सत्याग्रह, ये सब लिख सकते हो इसमें। देन 2016 अगेन वन मोर क्वेश्चन वी हैव, explain how the uprising of 1857 constitutes an important watershed in the evolution of British policies towards colonial India। तो आपको 1857 के अपराइजिंग के बारे में बताना है, क्यों ये एक तरीके का वाटरशेड है ब्रिटिश पॉलिसीज के इवोल्यूशन में कॉलोनियल इंडिया के टुवर्ड्स। और ये तो देखो 1857 के टाइम से दिया है ना आपको, और इसने वाटरशेड इवोल्यूशन के तरीके से पूछा है, तो आप टेम्पोरल बेसिस पे आंसर लिखो, आपका टाइम पीरियड में ही चलेगा ये पूरा क्वेश्चन। तो आप 1857 के बाद से जो जो पॉलिसीज आई है ना वो लिखना चालू कर दो। सबसे पहले तो आप 1858 की पॉलिसी लिखोगे, फिर डिफरेंट डिफरेंट एक्ट्स आए हैं उनके बारे में लिखो, जो चेंजेस हुए, चाहे पुलिस रिफॉर्म्स में लिख लो, चाहे आपका एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स में लिख लो, लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स में, इस तरीके से लिख सकते हो। देन उसके आगे चलते हैं 2017, इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं। देखो यहाँ पे 5 क्वेश्चंस हैं, और अगर हम इसका वेटेज देखें तो वेटेज नियरली काउंट्स टू 15 मार्कर है यहाँ पे, देन अगेन 15 मार्कर, 15 मार्कर, देन 10 मार्कर, देन अगेन 10 मार्कर, तो ऑलमोस्ट 45, 35, 45 मार्क्स हैं यहाँ पे, नॉट 45, 65 मार्क्स इन्होंने पूछे हैं यहाँ से, ठीक है, तो ज़्यादा रेंज चला गया है, 65 मार्क्स पूछे हैं, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बैंक यहाँ से दिया गया है। अब देखिए 2017 का पहला क्वेश्चन इवेंट के ऊपर है, 15 मार्कर है। हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ द न्यू ऑब्जेक्टिव्स दैट गॉट एडेड टू द विजन ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस सिंस 20s ऑफ द लास्ट सेंचुरी। यहाँ पे बोला गया है कि आपको ना न्यू ऑब्जेक्टिव्स जो भी थे उनके बारे में बताना है कि इन्होंने कैसे एडिशन किया विजन ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस में सिंस 20s ऑफ द लास्ट सेंचुरी। तो इंडियन इंडिपेंडेंस का टाइम पीरियड हो गया 1947, ठीक है, तो उसके 1920s वाले टाइम पीरियड से आपसे आंसर पूछ रहा है, फाइन। इसमें जो जो ऑब्जेक्टिव उस टाइम आए हैं ना आप उनके बारे में लिखना। 15 मार्कर है तो इसमें भी कोशिश करो 3 फेजेस में तोड़ लो इस क्वेश्चन को, उसके बाद सॉल्व करना, ठीक है। नेक्स्ट देखो 2017 का नेक्स्ट क्वेश्चन, वुमेन्स क्वेश्चन अरोज इन मॉडर्न इंडिया एज अ पार्ट ऑफ 19th सेंचुरी सोशल रिफॉर्म मूवमेंट, व्हाट वर द मेजर इश्यूज एंड डिबेट्स कंसर्निंग वुमेन इन दैट पीरियड। तो यहाँ पे बोला गया है कि वुमेन का क्वेश्चन मॉडर्न इंडिया में आया था, ठीक है, एक 19th सेंचुरी का पार्ट बन के सोशल रिफॉर्म मूवमेंट का, उस टाइम पे मेजर इश्यूज और डिबेट्स बताने हैं। अब देखो 15 मार्कर है, तो पहले तो आप 19th सेंचुरी में जो जो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट हुए ना थोड़ा सा उनके बारे में लिखो, एटलीस्ट 3-4 मूवमेंट्स लिख सकते हो बहुत आराम से, बहुत सारे मूवमेंट्स हैं हिस्ट्री में। फिर उनके इश्यूज और डिबेट्स जो हैं वो लिख सकते हो, तो आराम से 1.5 ईच थिंग के लिए आप डिवोट कर सकते हो। फिर नेक्स्ट देखिए, एग्जामिन हाउ द डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल आर्टिसनल इंडस्ट्री इन कॉलोनियल इंडिया क्रिपल द रूरल इकोनॉमी, कि कैसे जो डिक्लाइन हुआ ना ट्रेडिशनल आर्टिसनल इंडस्ट्री में उसने रूरल इकोनॉमी को कैसे क्रिपल किया। ये इश्यूज के बारे में है, 15 मार्कर है, तो पहले आप ना डिक्लाइन लिखो 1.5 पेज में, फिर आप रूरल इकोनॉमी कैसे क्रिपल हुई, इम्पैक्ट जो है वो लिखो। अब ये ना इम्पैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें आपको ना इम्पैक्ट बताना है, तो पहले आप इसके बारे में लिखो, एटलीस्ट 6 to 7 पॉइंट्स लिख सकते हो विद एग्जाम्पल, ठीक है। फिर रूरल इकोनॉमी का जो इम्पैक्ट इस पे आया है वो आप लिखोगे एटलीस्ट 6 to 7 पॉइंट्स, और इसमें भी आप एग्जाम्पल्स कोट करोगे। फिर नेक्स्ट देखिए, why did the moderates fail to carry conviction with the nation about their proclaimed ideology and political goals by the end of 19th century।
तो ये क्वेश्चन कंट्रीब्यूशन का है, 10 मार्कर है कि क्यों मॉडरेट्स फेल कर गए कन्विक्शन कैरी करने के लिए नेशन के साथ में उनके प्रोक्लेम्ड आइडियोलॉजी के बारे में एंड पॉलिटिकल गोल्स के बारे में एंड ऑफ 19th सेंचुरी तक। अब देखो ये 1850s के बाद की बात कर रहा है कि क्यों मॉडरेट्स वहां पे फेल कर गए, या आप इसको 1885 के बाद वाले टाइम पीरियड में लिख लो, 1890s के टाइम पीरियड में लिख लो। तो इसमें ना हमें लिखना है कि जो मॉडरेट्स की आइडियोलॉजी थी ना वो लोगों को पसंद नहीं आई थी क्योंकि बहुत स्लो थी, रिजल्ट नहीं मिल रहा था, यूथ इनके साथ सपोर्ट नहीं कर रही थी, यूथ को इंस्टेंट जो है एक्शन देखना था, तो इसलिए वो एक्सट्रीमिस्ट के तरफ जो है ज़्यादा टिल्ट कर गए। तो आप ये भी लिखोगे एक्सट्रीमिस्ट का भी उस टाइम पे एमरजेंस हुआ था, तो इसलिए मॉडरेट्स की थ्योरी फेल कर रही थी। देन क्लैरिफाई हाउ मिड 18th सेंचुरी मतलब कि 1750s वाला टाइम पीरियड वॉज बिसेट विद द स्पेक्टर ऑफ फ्रेगमेंटेड पॉलिटी। तो इस टाइम पे जो जो एक्ट आए हैं ना आपको उसके बारे में लिखना है। पॉलिसीज का क्वेश्चन है, 10 मार्कर है, 10 मार्कर है तो एटलीस्ट 3 पॉलिसीज लिख लो, हर किसी में 3-3 पॉइंट लिख देना, ठीक है, आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट देखो ये 2018 का एक ही क्वेश्चन आया है इसमें, सोचो 17 में इतना ज्यादा दे दिया, ठीक है, उसके बाद 18 में एकदम कम कर दिया, 10 मार्कर दिया है बस एक पर्सनालिटी बेस्ड। तो मतलब इसीलिए बोलते हैं ना हम यूपीएससी बहुत अनसर्टेन है। आप देख रहे हो वेटेज कैसे फ्लक्चुएट हुआ है। इसमें बोला थ्रो लाइट ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ थॉट्स ऑफ महात्मा गांधी इन प्रेजेंट टाइम्स। अब देखो इसमें ना सबसे जो आई थिंक आयरॉनिकल चीज है ना इस क्वेश्चन में ये है कि थॉट्स पूछे हैं, उनकी सिग्निफिकेंस पूछी है, लेकिन उस टाइम के कनेक्शन में नहीं पूछे जिस टाइम ये मौजूद थे, प्रेजेंट टाइम में पूछा है। तो यू हैव टू कोरिलेट दो थॉट्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ थॉट्स टू द प्रेजेंट टाइम। आपको जो भी, आप चाहे सत्याग्रह लिख रहे हो, ठीक है, आप नॉन वायलेंस लिख रहे हो, तो आपको इन सब चीजों को ना प्रेजेंट टाइम से कनेक्ट करना है। क्यों सत्याग्रह आज के टाइम से कनेक्टेड है, नॉन वायलेंस आज के टाइम से कनेक्टेड है, ठीक है, ये सारी चीजें आपको दिखानी है। तो इसमें आप कोशिश करना जो एग्जाम्पल लिखोगे वो आज के एग्जाम्पल से कनेक्ट करके लिखना। इसमें वही 10 मार्कर है तो आई वुड रिकमेंड 3 to 4 पॉइंट्स उठा लो, सब में 2-2 एक्सप्लेनेशन लिख के एग्जाम्पल लिख दो साथ में, ठीक है। जैसे अगर ट्रस्टीशिप मॉडल लिख रहे हो तो इसमें एक एग्जाम्पल लिख सकते हो, ठीक है, कोऑपरेटिव यूनियन, ये सब चीजें डाल सकते हो। फिर 2019 में देखिए 4 क्वेश्चंस, यहाँ पे भी देखिए कितना फ्लिप मारा है इन्होंने। तो इसमें एक क्वेश्चन पॉलिसीज पे है 10 मार्कर, कॉन्ट्रीब्यूशंस पे है 15 मार्कर, इवेंट पे है 10 मार्कर, कॉन्ट्रीब्यूशन पे है 10 मार्कर। तो इसमें 45 मार्क्स का वेटेज दिया है इन्होंने। यहाँ पे देखिए असेस द रोल ऑफ ब्रिटिश इंपीरियल पावर इन कॉम्प्लिकेटिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पावर ड्यूरिंग 1940s। अब यहाँ पे ना ट्रांसफर ऑफ पावर के बारे में बात की गई है कि कैसे वो प्रोसेस कॉम्प्लिकेट हुआ है 1940s में, ठीक है। तो 1940s के बारे में लिख रहे हो तो उस टाइम पे जो इन्होंने कमीशंस बनाई थी उनके नाम लिख दो, जो भी प्रोसेस इन्होंने रोल ऑफ ट्रांसफर में फॉलो किया था उसके नेगेटिव्स हाईलाइट करो मोस्टली, ठीक है, पॉजिटिव तो लिखोगे, नेगेटिव ज्यादा हाईलाइट करना क्योंकि रोल पूछा है। तो पॉजिटिव्स में कुछ चीजें लिख देना, ठीक है, कि डोमिनियन स्टेटस वगैरह मिल गया था, नेगेटिव्स में ज्यादा चीजें जाएंगी। फिर नेक्स्ट देखिए मेनी वॉइसेस आर स्ट्रेंथन्ड एंड एनरिच द नेशनलिस्ट मूवमेंट ड्यूरिंग गांधीयन फेज, इलैबोरेट। अब इसमें ना कंट्रीब्यूशन पे क्वेश्चन है, आपको डिफरेंट डिफरेंट लीडर्स की कंट्रीब्यूशन लिखनी है। तो गांधीयन फेज का है तो जो जो प्रोमिनेंट लीडर्स याद आएंगे आपको जिनके डिफरेंट आइडियोलॉजिकल बेसिस होंगे वो आप इसमें मेंशन कर देना। आप कम्युनिस्ट लिख सकते हो, सोशलिस्ट लिख सकते हो, देन जो गांधी के फॉलोअर्स थे उनके बारे में लिख सकते हो, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस का एग्जाम्पल लिख सकते हो जो मिलिटेंट आइडियोलॉजी को फॉलो करना चाह रहे थे। तो इस तरीके से आंसर बन जाएगा। देखो ये इस टाइप का जो क्वेश्चन है ना ये भी एक तरीके से रिपीट हुआ है कि गांधी और डिफरेंट आइडियोलॉजीज को एक तरीके से कंपेयर करने की कोशिश की गई है। फिर 2019 का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एग्जामिन द लिंकेजेस बिटवीन 19th सेंचुरी इंडियन रिनाइजेंस एंड द इमर्जेंस ऑफ नेशनल आइडेंटिटी। अब ये क्वेश्चन ना इवेंट का है, 10 मार्कर है, ये दिखने में बहुत आसान है लेकिन जब लिखोगे ना यू विल लिटरली फील कि आपके पास कंटेंट, आपको महसूस नहीं होगा कि इसमें कंटेंट है या नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ट्विस्टेड है कि लिंकेज किसका करना है, 19th सेंचुरी के इंडियन रिनाइजेंस का, मतलब 1800 से लेके 1899 वाली जो टाइम पीरियड चल रही है उसको लिंक करना है आपको, और उस टाइम पे नेशनल आइडेंटिटी जो इमर्ज हुई उसके बारे में लिखना है। तो आप डिफरेंट डिफरेंट चीजों के कंट्रीब्यूशन लिखोगे, लिटरेचर का कंट्रीब्यूशन, सॉन्ग्स का कंट्रीब्यूशन, पेट्रियोटिक राइटिंग्स, न्यूज़पेपर, सब आप इसमें लिख दोगे, लेकिन टाइम पीरियड का क्वेश्चन साथ में कनेक्टेड है तो बहुत ध्यान से लिखना है कि आप जो भी चीज लिखो वो उस टाइम पीरियड की, उस टाइम पीरियड से हटकर नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ये यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज है। फिर अगेन एक और क्वेश्चन, 1857 अपराइजिंग वाज द कल्मिनेशन of the recurrent big and small local rebellions that had occurred in the preceding 100 years of British rule elucidate। ठीक है, यहाँ पे कह रहे हैं कि देखो 1857 का अपराइजिंग ये सब इकट्ठा होकर के
उस रिकरेंट बिग एंड स्मॉल लोकल रेबिलियंस का रिजल्ट था, जो इससे पहले जो 100 साल रहे होंगे ब्रिटिश रूल के, उसमें हो रहा था। इल्यूसिडेट करना है, कंट्रीब्यूशन पे है, 10 मार्कर है। अब देखो, क्योंकि ये 1857 का क्वेश्चन है। अब 1857 यू विल नोटिस कि ये ना मेंस के लिए बहुत प्रोमिनेंट टॉपिक है। आपको डिफरेंट क्वेश्चंस इस सिंगल थीम पे देखने मिलेंगे। अभी भी देखो, मैं आपको पीछे अगर दिखाऊं, इससे पहले जो आप क्वेश्चंस पढ़ के आए हो, आपने कहाँ पे पढ़ा इसके बारे में? लेट मी शो यू। देखिए, ये रहा, आपने 2016 में पढ़ा इसके बारे में, ठीक है। देन यहाँ पे नहीं है, उसके बाद क्वेश्चन यहीं पे आया है सीधा 2019 में, ठीक है। तो ये है कि इंपॉर्टेंट थीम है, आप इसके बारे में कोट भी कर सकते हो, क्योंकि तो यहाँ पे आपको लिखना है पुराने चीजों के बारे में, फिर क्यों वो सब एक्यूमुलेट होकर के 1857 में रिजल्ट करता है, उसके बारे में आपको लिखना है। 10 मार्कर है, तो 3 से 4 मेजर पॉइंट उठाओ, उन सब में वही 3-3 पॉइंट्स का एक्सप्लेनेशन विद एग्जाम्पल दो, और लीडर्स को मेंशन जरूर करना, उसके बाद लिख देना यहाँ पे, ठीक है। देन अच्छा, इसमें ना मैं आपको स्पेसिफिक डिटेल्स अभी इसलिए नहीं बता रही हूँ, क्योंकि हम रिवीजन में वो चीज़ें करेंगे। अगर मैं यहाँ पे बता दूंगी, वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, तो इट्स बेटर कि हम जब मॉडर्न हिस्ट्री करेंगे, हम स्पेसिफिक थीम्स रिवाइज करेंगे, उसमें इनके आंसर्स को डिस्कस करेंगे। अभी मैं सिर्फ आपको मेजर थीम्स पे फोकस कराना चाहती हूँ। अब देखिए, 20 में 2 क्वेश्चन आए, इवेंट पे, पॉलिसीज पे, 15 मार्कर, 10 मार्कर। तो 25 मार्क्स का वेटेज फिर से है। एक एवरेज वेटेज अगर देख के चलें, तो भाई 25 से ना 45 मार्क्स के बीच में इसका वेटेज चल रहा है, एवरेज है इतना। मतलब रेयरली हो जाएगा कि भाई एक क्वेश्चन आ जाए, जैसे अभी पिछले हमने उसमें पढ़ा था, बट ये है कि हाँ, इतना वेटेज तो मान के चलो 25 से 45 वेरी करेगा। अब देखो, पहला क्वेश्चन, सिंस द डिकेड ऑफ 1920s द नेशनल मूवमेंट acquired various ideological strands and thereby expanded its social base discussed। इवेंट का क्वेश्चन है, 15 मार्कर है। क्वेश्चन ने ना टाइम पीरियड दे दिया है कि सिंस द डिकेड ऑफ 1920s, और 1920s का टेम्पोरल बेसिस ध्यान में रखना। फिर लिखना है कि इसमें बहुत सारे आइडियोलॉजिकल स्ट्रैंड्स आए हैं, और फिर उससे सोशल बेस एक्सपैंड हुआ है। तो टाइम पीरियड पहले ध्यान में आया, डिफरेंट डिफरेंट आइडियोलॉजीज लिखनी है, और उसके हिसाब से जो भी सोशल बेस एक्सपैंड हुआ है वो लिखना है। तो 15 मार्कर है, तो आई वुड सजेस्ट या तो फर्स्ट पार्ट में सारे आइडियोलॉजिकल स्ट्रैंड्स लिख लो, फिर उसमें सोशल बेस लिखो, या फिर क्या करो, क्वेश्चन को फ्लो में एक साथ ही चलाओ, कैडोलॉजिकल स्टैंड लिखो, उसके बाद सोशल बेस जैसे एक्सपैंड हुआ इसमें वो लिखो, ठीक है। तो मतलब अगर 3 पेजेस में लिखना है, तो मान के चलो 5 पॉइंट्स तो लिखो, हर 5 पॉइंट में उसका बेस लिखो, 5 to 6 पॉइंट्स लिखो, ठीक है। तो ऑलमोस्ट एग्जाम्पल्स के साथ आप कोट कर लोगे, हो जाएगा ये। फिर नेक्स्ट देखिए, इवेल्युएट द पॉलिसीज ऑफ लॉर्ड कर्जन। अब देखो, वहां पे लॉर्ड डलहौजी पे क्वेश्चन था, उसके बाद ना ये वाइस रॉयज वगैरह में से क्वेश्चन बाद में रिपीट हुआ है, तो लॉर्ड डलहौजी, उसके बाद यहाँ पे लॉर्ड कर्जन, काफी ईयर्स बाद ये रिपीटेशन हुई है। मतलब पर्सन की तो नहीं हुई, बट हाँ थीम की, के पॉलिसीज बताओ लॉर्ड कर्जन की एंड उनका लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन नेशनल मूवमेंट पे। पॉलिसीज का क्वेश्चन, 10 मार्कर। अब इसमें पहले पार्ट में पॉलिसीज लिखनी है, फिर उसके लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन, तो वही करो, एक पॉलिसी लिखो, फिर उसका लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन लिख दो, दूसरी पॉलिसी लिखो, उसका इम्प्लीकेशन लिख दो। 10 मार्कर है, तो 5 या 6 जितनी भी आती हो इनफ होंगी, ठीक है। इसकी तो मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन पढ़ते ही हो, क्योंकि आप फिर ट्रेस द राइज एंड ग्रोथ ऑफ सोशो। अब देखो, ये 2021 में 3 क्वेश्चन आए हैं, इनका वेटेज देखें 10, 15, 15, तो 40 मार्क्स का वेटेज तो यहाँ पे है। ट्रेस द राइज एंड ग्रोथ ऑफ सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स, ठीक है, विद स्पेशल रेफरेंस टू यंग बंगाल एंड ब्राह्मो समाज। अब इसमें आपको ऑलरेडी उसने ना लिख के दे दिया है कि आपको ध्यान किस पे देना है। तो राइज एंड ग्रोथ में पहले थोड़ा सा शुरुआत से लिख दो, कौन सा मूवमेंट आया, कहाँ पे आया। फिर यंग बंगाल और ब्राह्मो समाज के कंट्रीब्यूशन के बारे में ज्यादा लिख देना, ठीक है। ये आपका 10 मार्कर है, तो 2 पेज में भी ना बहुत ज्यादा नहीं लिख सकते हो। इंट्रो पोर्शन में कोशिश करना इतने पोर्शन को कवर करने की, फिर एक एक पेज में इन दोनों को खत्म कर देना। फिर 2021 का एक और क्वेश्चन देखिए, टू व्हाट एक्सटेंट द रूल ऑफ मॉडरेट्स। अब देखो, मॉडरेट्स पे भी रिपीट हुआ है कि प्रिपेयर अ बेस फॉर द वाइडर फ्रीडम मूवमेंट, कमेंट करना है इसमें। तो इसमें ना रोल बताना है इनका कि कैसे बेस बनाया इन्होंने वाइडर फ्रीडम मूवमेंट का। तो इनका जो भी तरीका था ना, प्रोटेस्ट, प्रेयर, पिटिशन, ये सारी चीजें लिख दोगे। और इनकी आइडियोलॉजी जो जैसी भी थी, ये कैसे काउंसिल एंट्री वगैरह चाहते थे, या कैसे ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वगैरह बनाना चाहते थे, ये सब चीज़ें लिख दो। और क्योंकि ये 1885 के टाइम पीरियड वाली कहानी में चलेगा, तो उस टाइम पे जो चीज़ें हुई हैं वो लिख दो, कैसे कैसे वाइडर फ्रीडम बेस बनाया वो लिख दो, ठीक है। तो 15 मार्कर है। आई वुड सजेस्ट के पहले वाले पोर्शन में इसके बारे में लिख दो 1.5 पेज, सेकेंड वाले में इसके बेस के बारे में लिख दो।
फिर अगेन ब्रिंग आउट द कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स ऑफ महात्मा गांधी। अब देखो आपने नोटिस किया होगा महात्मा गांधी मेंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्होंने जो भी किया है जैसे भी किया है, प्रीलिम्स में तो पढ़ते ही हो हर चीज, मतलब वहां पे फैक्चुअल नोट पे याद करते हो, यहाँ पे आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी में भी इंपॉर्टेंट है, इनकी आइडियोलॉजी को समझना इंपॉर्टेंट है। इन्होंने जो भी मूवमेंट किए, कैसे किए, कहाँ किए, किसके साथ किए, और इनका जो कंट्रीब्यूशन था हर मूवमेंट का, वो बेसिकली क्या आइडियोलॉजी रिफ्लेक्ट कर रहा था, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम बताओगे ड्यूरिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब देखो क्योंकि स्पेसिफिकली आपको मूवमेंट मेंशन करके दिया गया है, तो सारे प्रोग्राम्स इन दोनों मूवमेंट के लिखना। ये नहीं कि कुछ अगर क्विट इंडिया मूवमेंट से याद आ गया तो वहां से लिख दिया, कुछ चंपारण सत्याग्रह से याद आ गया तो वहां से लिख दिया, नहीं, सिर्फ इन दोनों मूवमेंट की चीजें लिखो। और 15 मार्कर है, ठीक है, पर्सनैलिटी बेस्ड क्वेश्चन है, तो वही करना कि पहले सिंपल सा इंट्रो पार्ट लिखना इनके बारे में, फिर नॉन कॉपरेशन में जो कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स हुए वो लिख देना, फिर सिविल डिसोबीडियंस में जो हुए वो लिखना। बहुत डायरेक्ट डिमांड एड्रेस करनी है। देन देखो 2022 में 2 क्वेश्चंस आए, 10 मार्क्स ईच, इश्यूज एंड इवेंट्स पे क्वेश्चन है, 20 मार्क्स पे वेटेज आया है। Why did the armies of British East India Company, mostly comprising of Indian soldiers, win consistently against the more numerous and better equipped armies of the then Indian rulers? Give reason। अब देखो सिंपल सी चीज पूछी है कि क्यों जो ब्रिटिश इंडियन कंपनीज थी जिनमें थे मोस्टली इंडियन सोल्जर्स, वो ज्यादातर क्यों जीत जाती थी, जबकि इंडियन रूलर्स, मतलब इंडियन रूलर्स के अगेंस्ट में क्यों जीत जाती थी वो, जबकि इंडियन रूलर्स के पास में ज्यादा नंबर में और ज्यादा बेटर इक्विप्ड आर्मी थी। इनके रीजन दो। अब जब भी आपने स्टार्टिंग पढ़ी होगी ना ब्रिटिश वाले टॉपिक की, अपने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की स्पेक्ट्रम में, आपने देखा होगा वहां पे शुरू में ना ब्रिटिश आर्मी के बारे में दिया हुआ है और क्यों वो जीत गए वो भी दिया हुआ है, तो वहां से पॉइंट उठाओ। 10 मार्कर है, 5 से 6 पॉइंट लिख दो, एग्जाम्पल लिख दो कुछ वॉर का जो इनके बीच में हुए हैं, तो सपोर्टिंग एग्जाम्पल्स भी मिल जाएंगे। रीजंस के साथ में एग्जाम्पल्स कनेक्ट कर लेना, बस ये नहीं कि बस रीजन रीजन लिख के छोड़ दिया। ठीक है, मतलब देखो आंसर बहुत रॉ नहीं होना चाहिए, इट शुड हैव एग्जाम्पल्स। ठीक है, बना मतलब उससे क्या होगा, एग्जाम्पल्स है ना, योर थ्योरी विल सब्सटैंशिएट। मतलब आप एग्जाम्पल्स लिख रहे हो तो वो रियलिस्टिक लगेगा टीचर को कि हाँ आपने जो लिखा देखो उसका रियल लाइफ एग्जाम्पल एग्जिस्ट करता है। अदरवाइज आप सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट पॉइंट्स लिख दोगे, उसके पास कुछ कोरिलेट करने को नहीं होगा। Again, one more question. Why was there a sudden spurt in famines in colonial India since the mid 18th century? अब देखो मिड 18th सेंचुरी की बात हुई है, 1750s के बाद से आपको लिखना है कि क्यों यहाँ पे फेमाइंस बढ़ गए, रीजन लिखो। अब देखो इसमें जो जो मेजर फेमाइंस हुए थे उनके बारे में लिखना, क्यों बढ़ गए वो लिखना। इवेंट का क्वेश्चन है, 10 मार्कर है। आई वुड सजेस्ट 3 एग्जाम्पल्स उठाओ, उन तीनों एग्जाम्पल्स के 3-3 कारण लिखते चले जाओ। या फिर अगर रीजंस के बेसिस पे लिख रहे हो कि भाई इकोनॉमिक रीजंस अलग थे, पॉलिटिकल रीजंस अलग थे, सोशल रिलीजियस रीजंस अलग थे, इन सब पे क्वेश्चन लिख रहे हो, या इन्होंने ट्रेड मूवमेंट वगैरह हमारे यहाँ से स्टार्ट कर दी थी, तो उसमें एग्जाम्पल्स कनेक्ट कर लो। अब मैं आपको 23 के क्वेश्चन दिखाती हूँ क्योंकि इस पीडीएफ में नहीं है वो। ओके, सी ये 2023 के क्वेश्चन है, पीडीएफ में नहीं है तो मैं अलग से दिखा रही हूँ। What was the difference between Mahatma Gandhi and Rabindranath Tagore in their approach towards education and nationalism? अब ये देखो पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चन है, कंपैरिजन पूछा है। पहले हमने ये सिमिलर क्वेश्चन ना महात्मा गांधी एंड सुभाष चंद्र बोस के कॉन्टेक्स्ट में देखा था, यहाँ पे हमने वही चीज रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी के बीच में देखी है। अब आपको पता है कि जो रविंद्रनाथ टैगोर थे उनकी आइडियोलॉजी एक तरीके से कंप्लीटली अलग थी महात्मा गांधी से। ठीक है, तो डिफरेंस लिखना है इनके अप्रोच में, एजुकेशन और नेशनलिज्म में। तो आप जो जो रिलेटेड टॉपिक पढ़ते हो ना कि महात्मा गांधी की क्या अप्रोच थी, रविंद्रनाथ टैगोर की क्या अप्रोच थी, वो इसमें लिखना। डिफरेंस लिखना है या तो टैबुलर फॉर्म में बनाओ कि यहाँ पे महात्मा गांधी के बारे में लिखो, यहाँ पे टैगोर के बारे में लिखो, और इनका अप्रोच एजुकेशन में 3-4 मेजर पॉइंट्स लिख लो, फिर नेशनलिज्म में 3-4 मेजर पॉइंट्स लिख लो। या फिर सिंपली क्या करो, पहले महात्मा गांधी जी के बारे में लिखो, इनका अप्रोच एजुकेशन का कम से कम 4 पॉइंट तो लिख ही लोगे, फिर नेशनलिज्म के बारे में उसमें भी 4 पॉइंट, फिर टैगोर जी के बारे में। इसमें मैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपको बता दूं, ये चीज पे बहुत ध्यान देना कि आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस जब लिख रहे हो ना, तो एजुकेशन और नेशनलिज्म के मतलब अप्रोच उसके तरफ पूछा गया है, तो इसके ही कॉन्टेक्स्ट में लिखना। ये नहीं कि आपने जितनी चीजें याद आई वो सब लिख दी। और ऊपर से ना ये 10 मार्कर है तो 2 ही पेज मिलेंगे, तो पेज का भी सही इस्तेमाल करना है। फिर ये जो है वो 15 मार्कर है, इसमें देखो क्या बोला गया है, हाउ डिड कॉलोनियल रूल अफेक्ट द ट्राइबल्स इन इंडिया। पहली चीज तो ये होगी कॉलोनियल रूल का ट्राइबल्स पे क्या इफेक्ट था। इसमें तो आपके पास मेजर पॉइंट्स एग्जिस्ट करेंगे विद न्यूमरस एग्जांपल्स। एंड व्हाट वाज द ट्राइबल रिस्पॉन्स टू द कॉलोनियल ऑपरेशन। अब देखो ये लिखने के बाद मतलब लगभग 1.5 पेज में आप ये लिख सकते हो, क्योंकि आपके पास ना
इसके क्या कहते हैं, पॉइंट्स तो होंगे ही होंगे, है ना? पॉइंट्स के साथ आपके पास एग्जाम्पल्स भी होंगे। और इसमें ना सबसे अच्छी बात पता है क्या है? आपको कोई टेम्पोरल सेंस में आंसर नहीं मांगा, आपको ये नहीं बोला कि आपको इतने ही टाइम पीरियड का लिखना है, तो आप आराम से लिख सकते हो इसको। और ट्राइबल रिस्पॉन्स लिखना है तो उसमें भी आप 1.5 पेज आराम से एग्जाम्पल्स के साथ लिख सकते हो, ठीक है? यहाँ पे भी एवरेज 25 मार्क्स का ही पूछा गया है। तो ये चीज मॉडर्न हिस्ट्री में रट लो, 25 से 45 मार्क्स का वेटेज रहेगा। 2 से 3-4 क्वेश्चन के करीब रह सकता है। मेजर थीम्स आपने पकड़ ली होंगी, नोट डाउन कर लेना, जब दोबारा मतलब वीडियो देखोगे ना तो प्लेबैक करते टाइम उसको एक बार पॉइंट्स को लिख लेना कि ये मेजर पॉइंट्स पूछे जा रहे हैं। जब स्पेक्ट्रम रिवाइज करेंगे हम तो पहले हम वही हाई यील्डिंग टॉपिक्स रिवाइज करेंगे, पीवाईक्यूज लिख लेंगे, टॉपर्स बुकलेट देखेंगे, तो उससे हमारा कवरेज हो जाएगा। मैं कोशिश करूंगी आपको राउस का ना जो डॉक्यूमेंट आता है मेंस कंपास का, वो बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव रहता है रिवाइज करने के लिए मेंस को, वो हम कवर करेंगे। तो उससे ये है ना कि आप एटलीस्ट, क्योंकि देखो इतनी बड़ी स्पेक्ट्रम ना, आप बैठ के अगर किसी ने नोट्स बनाए हैं पहले तो ठीक है, जिसने नहीं बनाया आप वो बैठ के मेंस के नोट्स नहीं क्रिएट कर सकता। तो आप राउस की मेंस कंपास कवर करेंगे ना, वो ऑलरेडी नोट्स के फॉर्म में लिखी गई है, तो एटलीस्ट आपके पास ये होगा कि इजीली आपका जो भी टॉपिक है वो ब्रश अप हो जाएगा। बाकी किसी को पूरी स्पेक्ट्रम रिवाइज करनी है तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है? आई विल ट्राई कि मैं यहाँ पे करूँ उसको। तो उसमें से भी मतलब कुछ नहीं करो तो समरी पॉइंट्स में से ना, लास्ट में समरी जो होती है पॉइंट्स में लिखी गई होती है, उसमें से पॉइंट्स निकाल लो। सो दिस वाज इट फॉर द वीडियो। हमने मॉडर्न हिस्ट्री पूरा देख लिया, इसमें इसकी सीरीज हम बहुत जल्दी शुरू करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।